हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी इंडियन इकोनॉमी 1950 से लेकर 1990 चैप्टर का पूरा कंप्लीट चैप्टर नोट्स के रूप में, और जिसमें जितने इंपॉर्टेंट रिवीजन के लिए आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट वीडियो है जिसमें आपको कंप्लीट चैप्टर पूरा मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम लोग देखेंगे टाइप्स क्या होते हैं इकोनॉमिक सिस्टम के। तो इकोनॉमिक सिस्टम जनरली 3 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सी इकोनॉमी होती है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का क्या मतलब होता है? जिनका प्रोडक्शन ओन्ड और कंट्रोल और ऑपरेटेड किसके द्वारा होता है? प्राइवेट सेक्टर, उसको हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? जिसका प्रोडक्शन ओन, कंट्रोल और ऑपरेटेड किसके द्वारा होता है? गवर्नमेंट के द्वारा, उसको हम सोशलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। और मिक्स्ड इकोनॉमी वो सिस्टम होता है जो कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों का मिक्सचर, मतलब दोनों को इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, दोनों ही सेक्टर्स, उसको हम मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। और इंडिया का कौन सा फीचर है? इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो किया हुआ है। नाउ इंडिया अडॉप्टेड द मिक्स्ड इकोनॉमी। इसका मतलब इन दिस व्यू इंडिया वुड बी अ सोशलिस्ट सोसाइटी विद अ स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर। इसका मतलब है इंडिया क्या है? एक सोशलिस्ट सोसाइटी भी है, साथ साथ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड डेमोक्रेसी, ये दोनों का मिक्सचर है, मतलब पब्लिक और प्राइवेट दोनों का मिक्सचर, इसलिए इसको मिक्स्ड इकोनॉमी का कहा गया और इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी स्ट्रैटेजी को अपनाया है। नाउ कम्स नेक्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है। तो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक इंडियन इकोनॉमी इट वॉज नेसेसरी फॉर द गवर्नमेंट टू प्लान फॉर द इकोनॉमी। अब इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट को बहुत ज़रूरी है कि इकोनॉमी को क्या किया जाए? प्लान किया जाए। तो इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब क्या होता है? एज मेकिंग मेजर इकोनॉमिक डिसीजन। इकोनॉमिक डिसीजन क्या होते हैं? व्हाट, हाउ एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। और कॉन्शियस डिसीजन लिया जाए डिटर्मिनेट अथॉरिटी के साथ ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। पूरी इकोनॉमी का सर्वे करके जो प्लान तैयार किया जाए उसको बोलते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग। नाउ कम्स प्लान। प्लान क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें डिटेल स्कीम होती है, प्रोग्राम होता है, स्ट्रैटेजी होती है, जो कि वर्कआउट किया जाती है एडवांस में फॉर फुलफिलिंग एन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए। नाउ कम्स नेक्स्ट गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। क्या क्या गोल्स होते हैं 5 ईयर प्लान के? तो 5 ईयर प्लान के अंदर एम किया गया था रिमूवल ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ द कंट्री। जो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस चला आ रहा है उसको ख़त्म करे, इसीलिए ये प्लान्स बनाए गए थे। और इंडिया क्या बन सके? इंडिया को डेवलप्ड इकोनॉमी बनाया जा सके। तो ईच 5 ईयर प्लान लिस्टेड द बेसिक गोल्स ऑफ इंडियन डेवलपमेंट। अब 5 ईयर प्लान में क्या क्या गोल्स थे? फर्स्ट है ग्रोथ, देन सेकेंड वन इज़ मॉडर्नाइजेशन, थर्ड सेल्फ रिलायंस एंड फोर्थ इज़ इक्विटी। अब यहाँ पर ग्रोथ का क्या मतलब होता है? ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन द कंट्रीज कैपेसिटी। कंट्री की कैपेसिटी में इंक्रीज होना टू प्रोड्यूस द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री, खुद के कंट्री में प्रोडक्शन करना। ग्रोथ ये भी इंप्लाई करता है कि लार्जर स्टॉक हो, प्रोडक्टिव कैपिटल का लार्जर साइज हो, सपोर्टिव सर्विसेज की और इफिशिएंसी बढ़े, साथ के साथ कैपिटल और सर्विसेज, ये सारी चीज़ें इंप्लीकेट करती है ग्रोथ फिनोमिना को। स्टडी इंक्रीज होना चाहिए जीडीपी के अंदर, वो भी एक अच्छा इंडिकेटर है इकोनॉमिक ग्रोथ का। अगर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ेगा तो ओवरऑल हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। तो कुछ कंट्रीज़ ग्रोथ कर सकती है एग्रीकल्चर के अंदर, जैसे एग्रीकल्चर ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी ग्रोथ के अंदर पहले के टाइम पे, और कुछ कंट्रीज़ के अंदर सर्विस सेक्टर ज़्यादा ग्रो करता है मोर देन जीडीपी ग्रोथ। तो ये इंप्लाई करता है ग्रोथ के बारे में। सेकेंड फीचर हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स मॉडर्नाइजेशन के बारे में। मॉडर्नाइजेशन इज नीडेड टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है लिविंग बढ़ाना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों की बढ़ाना। तो मॉडर्नाइजेशन के अंदर क्या आता है? एक तो अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, एंड चेंज इन सोशल आउटलुक, चेंज करना सोशल आउटलुक में, जैसे कि सच एज जेंडर एम्पावरमेंट और प्रोवाइडिंग इक्वल राइट्स टू वुमेन। मतलब कि जेंडर एम्पावरमेंट पे ध्यान देना और इक्वल राइट्स प्रोवाइड करना वुमेन को। तो इसका मतलब होता है जब मॉडर्नाइजेशन को अपनाया गया था तो ये दोनों चीज़ें में चेंज लाया गया था। एक तो नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई थी और सोशल आउटलुक में लोगों ने चेंज किया था। नाउ कम सेल्फ रिलायंस। तीसरा जो गोल रखा गया था वो था सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है हमारा जो प्रोडक्शन हो वो हमारी कंट्री में हो, डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो, ना कि हमें फॉरेन कॉन्स्पिरेंसीज पे डिपेंडेंट होना पड़े। तो जो 5 ईयर प्लान था उसमें स्ट्रेस किया गया था ओन रिसोर्सेज को और रिड्यूस किया था डिपेंडेंस फॉरेन कंट्रीज़ के ऊपर। और ये पॉलिसी सेल्फ रिलायंस की बहुत नेसेसरी थी 2 रीज़न की वजह से। एक तो हमारा रिड्यूस हो फॉरेन डिपेंडेंस और हम फॉरेन का इंटरफेरेंस को अवॉइड कर सके। नेक्स्ट गोल था इक्विटी। इक्विटी एम्स करता है इंश्योर दैट एवरी इंडियन शुड बी एबल टू मीट हिज और हर बेसिक नीड्स। मतलब हर इंडिविजुअल को अपनी बेसिक नीड्स जैसे फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सारी बेसिक नेसेसिटी प्रोवाइड हो। और इनइक्वालिटी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ में वो रिड्यूस होना चाहिए। और इक्विटी ने एम किया था कि वो रेस कर सके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों के और प्रमोट कर सके सोशल जस्टिस को। नेक्स्ट आता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर सेक्टर जो अकाउंट था वो सबसे लार्जेस्ट शेयर था वर्कफोर्स का उस समय, और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पे बहुत फोकस किया गया था फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। नाउ पॉलिसीज़ फॉर ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर में क्या था?
जो 2 मेन मेजर्स लिए गए थे ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो ये थे। पहला था लैंड रिफॉर्म, दूसरा था ग्रीन रेवोल्यूशन। लैंड रिफॉर्म का मतलब होता है चेंज इन ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग्स में चेंज करना ओनरशिप के अंदर। तो लैंड रिफॉर्म्स वर नीडेड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ इक्विटी इन एग्रीकल्चर। और लैंड रिफॉर्म इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि ऑब्जेक्टिव जो है इक्विटी का वो फुलफिल किया जा सके। और इसमें 2 पॉलिसी ली थी, एक तो था अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज, मतलब जितने भी इंटरमीडिएटरीज थे उनको अबॉलिश कर दिया गया था, और लैंड सेलिंग। इंटरमीडिएटरीज में जितनी भी ओनरशिप राइटेड थी, मतलब जो टीनेंट्स है, गेव them the incentive to increase output and contributed to growth in agriculture। तो जो किराएदार थे, जो लैंडलॉर्ड थे, उन्होंने किराएदार को भी कुछ राइट्स दे दिए थे जिससे कि वो कंट्रीब्यूट कर सके और अपनी खेती कर सके आसानी से। एंड लैंड सेलिंग का मतलब है कुछ फिक्स कर दी थी स्पेसिफिक लिमिट लैंड की, जो कि कौन ओन करेगा, इंडिविजुअल ओन करेगा बियॉन्ड द स्पेसिफिक लिमिट। और जो भी लैंड बिलोंगिंग है किसी पर्टिकुलर पर्सन के, वो भी वुड बी टेकन ओवर बाय गवर्नमेंट उसको ले लेगी और वो उसको अलॉट करेगी जिसके पास खुद के ज़मीन नहीं है, लैंडलेस कल्टिवेटर या स्मॉल फार्मर्स है। तो इससे क्या होगा, प्रमोट होगी इक्विटी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। तो ये 2 चीज़ें लैंड रिफॉर्म के अंदर की गई थी, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज और लैंड सेलिंग। नाउ कम्स नेक्स्ट टॉपिक है न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजी जो थी, जिसमें ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया था। ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब ही है लार्ज इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स ड्यू टू यूज़ ऑफ HYV सीड्स। HYV सीड्स का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन को बढ़ाना। तो HYV सीड्स ने एग्रीकल्चर ईल्ड को बहुत इनक्रेडिबल हाइट से बढ़ा दिया था। और HYV सीड्स के लिए रिलायबल इरिगेशन फैसिलिटी और फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू परचेज फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स की रिक्वायरमेंट थी। इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स क्या हुए इसके, एक तो मार्केटेबल सरप्लस को हम लोग अचीव कर पाए, बफर स्टॉक हमारे पास मेंटेन हो पाया ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन, और लो इनकम ग्रुप्स को भी बेनिफिट मिला क्योंकि उनको रोजगार मिल गया था। लेकिन जब किसी चीज़ के फ़ायदे होते हैं तो नुकसान भी होते हैं। तो रिक्स ये थी कि क्रॉप्स को पेस्ट अटैक से डर था, बहुत ज़्यादा प्रोन थे। एंड रिक्स था इंक्रीज इन इनकम इनइक्वालिटीज़, क्योंकि बड़े फार्मर्स को तो फ़ायदा मिला क्योंकि वो लोग तो HYV सीड्स और ये सब खरीद पाते थे, लेकिन जो छोटे और स्मॉल फार्मर्स उनके पास इतना पैसा नहीं होता था कि वो उस चीज़ को खरीद पाए। तो काफ़ी ज़्यादा हमने इनकम इनइक्वालिटीज़ हमें देखने को मिली। नाउ कम्स नेक्स्ट, फेवरेबल स्टेप्स बाय गवर्नमेंट टू ओवरकम द रिस्क। अब गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए, तो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की लोन की फैसिलिटी, वो भी लो इंटरेस्ट रेट पे स्मॉल फार्मर्स को, ताकि वो क्या कर सके, इनपुट्स को खरीद सके। और उसका रिजल्ट क्या हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन ने स्मॉल और रिच फार्मर्स दोनों को बेनिफिट किया। नाउ नेक्स्ट आता है पॉइंट, इकोनॉमिस्ट इन फेवर ऑफ सब्सिडीज़ का फेवर किया इकोनॉमिस्ट ने। वो क्या है, तो गवर्नमेंट ने उस समय क्या किया था, एग्रीकल्चर को इम्प्रूवमेंट करने के लिए सब्सिडी की सुविधा दी। यानी कि जो फार्मिंग है इंडिया के अंदर, वो सब जानते कि एक रिस्की बिजनेस था। तो मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स जो थे वो बहुत पुअर थे और वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि वो इनपुट्स खरीद सके विदाउट सब्सिडीज़। तो एलिमिनेटिंग सब्सिडीज़ विल इंक्रीज इनकम इनइक्वालिटीज़, और सब्सिडीज़ को एलिमिनेट करना, उससे क्या बढ़ गया, इनकम इनइक्वालिटीज़ की जो सिचुएशन है वो बढ़ गई। तो इकोनॉमिक्स कुछ लोग अगेंस्ट थे सब्सिडीज़ के, जैसे कि अकॉर्डिंग टू सम इकोनॉमिक्स देयर इज नो केस फॉर कंटिन्यूइंग विद सब्सिडी एज इट डज नॉट बेनिफिट टू द टारगेट ग्रुप। कुछ लोगों का मानना था कि वो टारगेट ग्रुप को तो बेनिफिट दे नहीं रहा है, एंड इट इज़ अ हुज बर्डन ऑन द गवर्नमेंट फाइनेंस। और लोगों का मानना था कि वो बहुत ज़्यादा बर्डन क्रिएट करा गवर्नमेंट के फाइनेंसेस पे, रिसोर्सेज पे। नाउ कम्स नेक्स्ट है क्रिटिकल अप्राइजल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। 1950 से लेकर 1990 में क्या क्या चीज़ें हुई थी, तो अभी आपने ऑलरेडी पढ़ा, लैंड रिफॉर्म मेजर और ग्रीन रेवोल्यूशन दोनों ने हेल्प किया था एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी ने। इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बन गई थी, तो उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन को अडॉप्ट किया था। लैंड रिफॉर्म के अंदर अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम देखा गया, और जो GDP का कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का वो थोड़ा डिक्लाइन हुआ क्योंकि पॉपुलेशन डिपेंडिंग, बट नॉट इन द पॉपुलेशन डिपेंडिंग ऑन इट। जो उस पर डिपेंडेंट थे वो तो थे ही सही। अब इसके बाद जो नेक्स्ट फेज आया इंडिया डेवलपमेंट के अंदर, मतलब फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बाद, यानी कि 1956 की बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो वो आया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का फेज। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स ने तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे स्ट्रेस किया, लेकिन जो कॉटन, टेक्सटाइल और जूट इंडस्ट्रीज थी वो मोस्टली डेवलप थी इंडिया के अंदर। हावेवर उनका स्ट्रॉन्ग नीड थी कि एक्सपेंड किया जाए, अब इंडस्ट्रियल बेस बढ़ाया जाए और बहुत सारी इंडस्ट्रीज लाई जाए। इसके बाद सेक्टर क्या आया, रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। फिर रोल दिया गया पब्लिक सेक्टर का, क्या रोल था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट नीड थी पब्लिक सेक्टर की ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। सबसे पहला, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल विद प्राइवेट सेक्टर। जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स थे उनके पास इतनी कैपिटल नहीं थी कि वो इन्वेस्ट कर सके इंडस्ट्रियल वेंचर के अंदर। लैक ऑफ इंसेंटिव फॉर प्राइवेट सेक्टर। अब इंडियन मार्केट वॉज इतना बड़ा था कि वो इनफ टू इंकरेज प्राइवेट इंडस्ट्री टू अंडरटेक मेजर प्रोजेक्ट्स। प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट को इंकरेज कर सके वो मेजर प्रोजेक्ट्स जो है वो लॉन्च कर सके। ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर कुछ, और ये ऑब्जेक्टिव अचीव किया जा सके, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन दिया जा सके स्टेट को और इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया जा सके।
नाउ इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या थी? इंडस्ट्रियल पॉलिसी एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज था पॉलिसी का मेजर का, जो कि वेरियस इश्यूज जो कनेक्टेड हैं इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस की कंट्री के वो इसमें लिए गए थे। क्लासिफिकेशन किया गया था। अब ये जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन लिया गया था, तो अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 इंडस्ट्रीज वर क्लासिफाइड, इसको रीक्लासिफाइड किया गया था इंडस्ट्रीज को 3 कैटेगरीज में। पहली थी शेड्यूल ए, दूसरी थी शेड्यूल बी, थर्ड थी शेड्यूल सी। तो शेड्यूल ए के अंदर हम बोल सकते हैं पूरी की पूरी पब्लिक सेक्टर को दी गई थी और इसके अंदर 17 इंडस्ट्रीज़ को रखा गया था। बी जो थी शेड्यूल बी, इसमें 12 इंडस्ट्रीज थी जो कि प्राइवेटली ओन थी और साथ में जो पब्लिक थी, लेकिन ज़्यादा पावर जो थी वो पब्लिक सेक्टर को दी गई थी। और शेड्यूल सी में रिमेनिंग जितनी भी प्राइवेट सेक्टर होल्डिंग्स थी वो शेड्यूल सी के अंदर थी। तो ये क्लासिफिकेशन किया था इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर इंडस्ट्रीज़ का। अब नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल लाइसेंस। लाइसेंस क्या होता है? एक रिटर्न परमिशन होती है गवर्नमेंट के द्वारा जो कि इंडस्ट्रियल यूनिट को मैन्युफैक्चर करने के लिए दी जाती है फॉर गुड्स। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 के तहत इंपावर किया गया कि गवर्नमेंट इशू करेगी लाइसेंस। कोई भी नई इंडस्ट्रीज लगाने के लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी और अगर एक्सपेंशन करना है एग्जिस्टिंग वन में तो गवर्नमेंट से लाइसेंस करना पड़ेगा और अगर डाइवर्सिफिकेशन करना है प्रोडक्ट्स में तो भी इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग की ज़रूरत थी। Now, according to industrial licensing, no industry was allowed unless a license is obtained from the government. कोई भी नई इंडस्ट्री लगाने की उस समय इजाज़त नहीं थी जब तक कि परमिशन नहीं मिल जाती गवर्नमेंट से। एंड इट वाज ईजियर टू ऑब्टेन लाइसेंस इफ इंडस्ट्रियल यूनिट वाज एस्टैब्लिश इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया। और ये बहुत आसान हो जाता था, अगर इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया में कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है तो उसको लाइसेंस ईजी मिल जाता था। और लाइसेंस वॉज नीडेड even if an existing industry want to expand output और diversify production। और किसी भी इंडस्ट्री को जो आपकी पहले से चल रही है अगर उसको अपना आउटपुट भी बढ़ाना है और प्रोडक्शन को डाइवर्सिफाई करना है तो उसके लिए भी परमिशन लेनी पड़ती थी गवर्नमेंट से। नाउ इस चैप्टर के अंदर नेक्स्ट आता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बारे में स्टूडेंट्स। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डिफाइन किया गया है विथ रेफरेंस टू मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड ऑन द एसेट्स ऑफ ए यूनिट। मतलब मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितना अलाउ था इसमें? अगर हम पहले की बात करें तो 5 लाख रुपीज़ था और अब की तारीख में 1 करोड़ रुपीज़ है ये लगभग। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लेबर का इस्तेमाल इसमें किया जाता था और ये ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए दिया गया था। इंडिया के अंदर जो भी सबसे ज़्यादा बोली जाती है कि कौन सी इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देती है तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है। और नीड फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम बिग फर्म, इनको ज़रूरत थी क्योंकि जो बड़े बड़े फर्म्स हैं उनसे इनको प्रोटेक्शन मिल सके। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कैन नॉट कम्पीट विद बिग इंडस्ट्रियल फर्म्स। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कम्पीट नहीं कर पाई थी जो बड़े बड़े फर्म्स थे उनसे। सो गवर्नमेंट रिजर्व प्रोडक्शन ऑफ अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ देम। तो गवर्नमेंट ने कुछ रिजर्व कर दिए उनके लिए एंड दे वर ऑल्सो गिवन कंसेशन, उनको कंसेशंस भी दिए गए। नाउ कम्स नेक्स्ट टॉपिक फॉरेन ट्रेड के बारे में। तो फॉरेन ट्रेड था इंडिया का, उसके अंदर क्या आता था? जितने भी इंपोर्ट्स है एक्सपोर्ट्स है टू और फ्रॉम इंडिया, इंडिया से बाहर भी और इंडिया के अंदर भी। तो इंपोर्ट का मतलब होता है मतलब दूसरी कंट्री से हमारे यहाँ माल आना और एक्सपोर्ट का मतलब होता है हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना। तो इन ऑर्डर टू बी अ सेल्फ रिलायंट इन वाइटल सेक्टर इंडिया हैज फॉलो द स्ट्रेटजी ऑफ रिप्लेसिंग मैनी इंपोर्ट्स बाय डोमेस्टिक प्रोडक्शन। और इंडिया ने अपना फॉरेन ट्रेड अचीव करने के लिए मेनली फोकस जो किया वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे किया कि हमारे देश में खुद की गुड्स जो है हमें फॉरेन कॉन्स्पिरेंसीज पे डिपेंड नहीं होना पड़े और हम ज़्यादा से ज़्यादा जो इम्पोर्ट है उसको कम करें। तो उसके लिए क्या लाया गया? उसके लिए एक पॉलिसी लाई गई जिसका नाम है इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब होता है पॉलिसी ऑफ रिप्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन ऑफ इम्पोर्ट्स बाय डोमेस्टिक प्रोडक्शन। हम हमारी जो चीज़ें हैं, हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसको हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करें, ना कि हम फॉरेन कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट रहे और हमारा जो इम्पोर्ट है वो कम हो। एंड जो पॉलिसी सर्व करी इससे 2 डेफिनेट ऑब्जेक्टिव फुलफिल हुए इस पॉलिसी को लाने के बाद। एक तो हम सेव कर सकते थे हमारा फॉरेन एक्सचेंज और हम सेल्फ रिलायंस बन पाए। इसके बाद है प्रोटेक्शन फ्रॉम इम्पोर्ट मेड थ्रू टैरिफ्स एंड कोटास। दूसरी चीज़ जो लगाई गई थी वो थी टैरिफ्स और कोटा। टैरिफ्स का मतलब होता है टैक्स लाइव्ड ऑन इम्पोर्टेड गुड्स। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? टैक्स लगा दिया, हैवी टैक्स लगा दिया इम्पोर्टेड गुड्स पे, ताकि जो हमारे ऑलरेडी जो चीज़ें हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करें? डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे ध्यान दें। और कोटास का मतलब होता है फिक्स कर देना मैक्सिमम लिमिट ऑन द इम्पोर्ट ऑफ अ कमोडिटी बाय अ डोमेस्टिक प्रोड्यूसर। कोई भी डोमेस्टिक प्रोड्यूसर इससे मैक्सिमम लिमिट तय कर दी गवर्नमेंट ने कि इससे ज़्यादा वो कोई भी चीज़ इम्पोर्ट नहीं कर सकता है। तो रीज़न क्या थे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के? ताकि हम कॉम्पीट कर सके गुड्स जो भी प्रोड्यूस हो रहे हैं डेवलप इकोनॉमी के साथ और हम प्रिवेंट कर सके, हमारा ड्रेन जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को प्रिजर्व करके रख सके और जो भी इंपॉर्टेंट इंपोर्ट कर सके लग्जरी गुड्स का वो हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर सके। तो
ये सारी चीज़ें चैप्टर के अंदर थी। अब इसका क्रिटिकल अप्राइजल क्या देखा हमने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का 1950 से 1990 तक। तो ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि अचीवमेंट्स के बारे में बताते हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में किस तरीके से इन सारे स्टेप्स को उठा के हम लोगों ने अचीव कर पाए। तो हमारा जो प्रपोर्शन था जीडीपी का, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो इंक्रीज हो गया 11.8% से 24.6%। और इंडस्ट्रियल सेक्टर भी डाइवर्सिफाइड हो गया 1990 में, लार्जली ड्यू टू पब्लिक सेक्टर के साथ। और जो प्रमोशन था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का, उनको भी अपॉर्चुनिटी मिली, लोगों ने काफ़ी ज़्यादा बिजनेसेस स्टार्ट करे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलप करना स्टार्ट किया। प्रोटेक्शन मिला एक तो हमें फॉरेन कंपटीशन से, क्योंकि जब हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को अपनाया तो हमने हमारे जो गुड्स है वो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस किए हैं। एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी से गवर्नमेंट ने क्या करा, मॉनिटर किया, कंट्रोल किया इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को। और पब्लिक सेक्टर ने रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन दिया फॉर क्रिएटिंग अ बिग और स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस, डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रमोटिंग डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज। और जो पिछड़े वर्ग थे उनको भी प्रमोट किया, उनका भी डेवलपमेंट किया। एंड ओवरऑल पब्लिक सेक्टर में भी अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस क्रिएट करके रखा। स्टूडेंट्स, ऑल ओवर जो चैप्टर था 1950 से लेकर 1990 के अंदर हमने जितना पूरा चैप्टर था वो कंप्लीट इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया है। अब आपको करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और जो स्टूडेंट चैनल पे नए वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले एंड साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दे ताकि मेरी अपकमिंग सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।